हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज की क्लास में हम डिबेंचर वर्ड के मीनिंग को डिटेल में कवर करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है और इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो एक एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये है कोई भी एक कंपनी। इस कंपनी को अपना बिजनेस रन अप करने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज किसकी आवश्यकता होगी? आप कहेंगे रुपीस अमाउंट की ज़रूरत है, जिसको हम अकाउंट में कैपिटल कहते हैं। भाई, किसी को भी अपना बिजनेस रन अप करना है तो सबसे पहली बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल की है, अमाउंट की है। मान लेता हूं कि इस कंपनी को 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 10 लाख रुपीस कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं। दैट इज, हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस को कलेक्ट किया जा सकता है। तो आप मुझे इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस बता सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन तो यही है कि जो भी इस कंपनी को रन अप करने वाले हैं वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके ये काम पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। बैंक लोन से भी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है 10 लाख रुपीस की। इसके अलावा हमने क्लास 12th में पढ़ा कंपनी अपने शेयर्स इशू करके भी मनी कलेक्ट करती है, जिसको इशू ऑफ शेयर कहा जाता है। कंपनी इसी अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पब्लिक में मार्केट में बेच देती है, जिसके थ्रू कंपनी को कैपिटल कलेक्ट होती है। इशू ऑफ शेयर का नाम दिया हमने। क्या इसके अलावा भी कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस है? हाँ, हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी के बारे में भी पढ़ा है। बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, जिसमें बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, एटसेट्रा। काफ़ी सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। अब क्या इनके अलावा और भी कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस है? यस, इसके अलावा भी है और वो हमारे सामने है, डिबेंचर। कंपनी डिबेंचर के माध्यम से भी यही रिक्वायरमेंट कैपिटल की पूरी कर सकती है और ये भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जो कंपनी को यहाँ पे 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है ना, इसको कंपनी पब्लिक के थ्रू इसको कंपनी पब्लिक के थ्रू पूरा कर सकती है। अच्छा, ये काम तो हमने शेयर में भी समझा था। हाँ, शेयर में भी था, ऐसा ही कुछ था। लेकिन शेयर में और डिबेंचर में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? शेयर में भी हमने समझा कि कंपनी पब्लिक के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है शेयर बेच करके। लेकिन यहाँ पर कंपनी इस कैपिटल को पूरा करती है पब्लिक के थ्रू लोन अमाउंट, एज अ लोन लेकर के। ये जो अमाउंट पब्लिक से लिया जाएगा अब, वो एज अ लोन में लिया जाएगा, शेयर बेचकर नहीं, लोन के माध्यम से। और देखिए, इसके अंदर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बर्डन भी नहीं जाएगा। अगर जैसे हम किसी एक ही पर्सन से इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट करने के लिए सोचें तो शायद वो पर्सन भी इतना बड़ा अमाउंट हमें ना दे। 10 लाख रुपीस बड़ा अमाउंट है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ कंपनी क्या करती है, यही बर्डन को हटाने के लिए कंपनी पब्लिक के थ्रू थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज अ लोन कलेक्ट करना शुरू करती है। यानी कि एक तरह से ये डेट ही तो हो गया और एक्चुअल में ये डेट वर्ड से ही डिबेंचर बना हुआ है। देखिए ना, डिबेंचर में डेट ही तो आ रहा है, डेट का मतलब लोन ही होता है। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, पब्लिक के थ्रू अलग अलग पर्सन से इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब पब्लिक से लोन लिया जाता है तो इसके लिए कंपनी और पब्लिक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी से
ये जो लोन का अमाउंट है वो लीगल बनेगा। अब इन दोनों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें इन दोनों के बीच में सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न में लिखा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि कंपनी ने किस किस पर्सन से कब कब ये लोन लिया है, कितना अमाउंट का लोन लिया है किस पर्सन से, और इस लोन के अमाउंट को कितने टाइम बाद रिपे भी किया जाएगा। 1 साल के लिए लोन लिया जा रहा है, 2 साल के लिए लिया जा रहा है, 5 साल के लिए जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है, दैट इज टर्म पीरियड क्या है वो इसमें मेंशन होगा। और जब कंपनी इस लोन के अमाउंट को रीपे करेगी तो विद इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट के साथ में इस लोन के अमाउंट को पे किया जाएगा, वो इंटरेस्ट का परसेंटेज भी इसमें रिटर्न होता है। तो इसके लिए कंपनी और पब्लिक के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन एक डॉक्यूमेंट में तैयार की जाती है। ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया है डिबेंचर का। ये होता है डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है, एक तरह का लोन डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी और पब्लिक के बीच में किया गया एक लोन एग्रीमेंट है, ताकि कंपनी के पास भी एक एक्नॉलेजमेंट रहे और पब्लिक जो जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है लोन के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से, उसके पास भी एक एक्नॉलेजमेंट रहनी चाहिए, एक प्रूफ रहना चाहिए कि हमने इस कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट करा है। तो ये हो गया डिबेंचर वर्ड का मीनिंग। लेकिन आपके मन में जरूर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कोई भी पर्सन ऐसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है, इस दिए गए लोन के अमाउंट के ऊपर क्या एश्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है कि ये अमाउंट जो पब्लिक के थ्रू दिया जा रहा है वो सिक्योर्ड रहेगा। तो देखिए, डिबेंचर्स के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि जो भी कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करेगी, जो भी कंपनी ये डॉक्यूमेंट इशू करेगी, उसको सबसे पहले इस लिए गए लोन अमाउंट पर अपनी एसेट्स को अपनी एसेट्स को क्या रखना पड़ता है, मॉर्गेज पर रखना पड़ता है। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना पड़ता है। तो कोई भी थर्ड पार्टी होगी जो कि लीगल पार्टी होगी, तो कंपनी अपनी एसेट्स को क्या करेगी, मॉर्गेज पे रखेगी, गिरवी रखेगी। जैसे हम नॉर्मली अगर किसी भी बैंक से लोन भी लेते हैं तो बैंक वाला हमसे क्या कहता है कि आपको कोई ना कोई अपनी एसेट या अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लोन अमाउंट नहीं मिलता है। हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही सेम केस यहाँ पर भी होता है कि जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसको अपनी एसेट्स को मॉर्गेज पे रखना पड़ता है। और लॉ में इसी वर्ड को चार्ज कहा जाता है, चार्ज ऑफ एसेट्स। एसेट्स का चार्ज होता है, दैट इज वो मॉर्गेज पे रखी जाती है। ठीक है, तो ये भी डाउट हमारे माइंड से क्लियर हो गया कि कोई भी पर्सन कंपनी में इस तरीके से लोन अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ये डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, चार्ज ऑफ एसेट के थ्रू सिक्योर्ड होते हैं ये। ठीक है, अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार अगर हम एडवांटेज समझे तो क्या है, बहुत बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी को अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा अपना बिजनेस रनअप करने के लिए, बिजनेस रनअप कर पाएगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, सबसे बड़ा फ़ायदा। और थोड़ा थोड़ा अमाउंट पब्लिक के थ्रू हो रहा है तो ये अमाउंट मिलने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, आसानी रहेगी। दूसरा, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है, जो भी पर्सन इसके अंदर में डिबेंचर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे वो अच्छा खासा मिलता है, जैसे लाइक 9%, 12%, इस तरीके से मिलता है। जो नॉर्मल बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे होता है नॉर्मली। तो ये बेनिफिट है पब्लिक का भी और कंपनी का भी। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब जो भी पर्सन डिबेंचर्स को परचेज करता है उस पर्सन को डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, दैट इज डिबेंचर को होल्ड करने वाला।
डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर को जो पर्सन परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर नाम देते हैं, ऐसे जो भी पर्सन डिबेंचर परचेज करता है उसको हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं। तो देखिए ये तो हो गई सारी डिबेंचर्स की बेसिक बातें सारी। तो इस एग्जाम्पल से डिबेंचर के मीनिंग को हमने डिटेल में कवर कर लिया, क्या मीनिंग है इसका डिबेंचर का। तो डिबेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट है। अब जितना भी हमने समझा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं एक एक करके। चलिए नोट करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में आप नोट कीजिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमने देखा कि डिबेंचर का मीनिंग क्या निकल के आया। डिबेंचर इज ए डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, या हम कह लें कि एक वो सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, जिसके थ्रू एक्नॉलेजिंग हो जाती है कि कंपनी ने बोरोइंग्स करी है, कंपनी ने कुछ अमाउंट पब्लिक से बोरो करा है, किसी भी पर्सन से बोरो करा हुआ है। ये है सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग हो गया ये। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डिबेंचर की मोड और इसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट ये मेंशन होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि कितने टाइम बाद कंपनी इसको रीपे करेगी और किस मोड से करेगी, दैट इज चेक के थ्रू करेगी या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेगी या किस मोड के थ्रू किया जाएगा, ये मेंशन होता है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सेकंड इंटरेस्ट भी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट भी इसका पे किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगा। और एक बात आपको बता दूं कि डिबेंचर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा कैसे जाता है, इसको देखिएगा। देखिए जैसे हम डिबेंचर जब लिखेंगे तो अक्सर हमें देखने को मिलेगा कि डिबेंचर के आगे यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है। जैसे लाइक 9% है तो 9% डिबेंचर लिखा होगा, लाइक 10% है तो 10% डिबेंचर लिखा होगा। इस तरीके से हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके आगे लिखते हैं, दैट इज ये इसके प्रेफिक्स होता है। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का आगे हमें देखने को मिलेगा। और इसका मीनिंग सिंपल ही हो गया कि इस डिबेंचर दैट इज लोन अमाउंट के ऊपर कंपनी कितना इंटरेस्ट देने वाली है इन फ्यूचर में जब इस लोन को रीपे करेगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जैसा हमने देखा कि ये जो अमाउंट है वो एक बोरोइंग है कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए क्या है, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी का लोन है, कंपनी का डेट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा कि ये जो बोरोइंग्स होती है वो नॉर्मली, बोरोइंग्स आर नॉर्मली सेक्योर्ड, ये सेक्योर्ड होती हैं। किसके थ्रू सेक्योर्ड होती हैं, बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स, एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है ऑफ द कंपनी। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि कंपनी ने अपनी एसेट मॉर्गेज पे रखी थी, उसी को हम चार्ज ऑन दी एसेट कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हर एक डिबेंचर होल्डर को ना सिक्योरिटी मिल जाती है। यहाँ डिबेंचर होल्डर सिक्योर हो जाते हैं, एश्योर हो जाते हैं कि हमारा पैसा कंपनी में डूबेगा नहीं। कंपनी अगर लॉस में भी चली गई तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की एसेट चार्ज पर है, मॉर्गेज पर है, और वो भी विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट डिबेंचर होल्डरों को यहाँ पर मिलता है। ऐसा हमने शेयर वाले चैप्टर में नहीं देखा था। शेयर होल्डरों को ये बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी के ऑनर होते हैं, और जो ऑनर होता है उसको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा अगर बिजनेस रिस्क में जा रहा है तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस को भी मैं कवर करूँगा आने वाली क्लास में, हम डिबेंचर और शेयर के डिटेल में डिफरेंस को भी सीखेंगे। ठीक है, आज हम डिबेंचर के मीनिंग को कवर कर रहे हैं। एक पॉइंट और है इसका इम्पॉर्टेंट, कि जब कंपनी
डिबेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये डिबेंचर कंपनी के लिए क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या ट्रीट किया जाएगा मतलब, देखिए हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी हुई हैं कि कंपनी की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एक, और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होते हैं दोनों वर्ड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी को या फर्म को कंपलसरी पे करने ही होते हैं, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहे जाते हैं, कंपलसरी बर्डन है। जैसे लाइक रेंट है, अगर मान लीजिए कंपनी की कोई फैक्ट्री है जो रेंट पर है, तो रेंट तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो आपको निकाल देगा रेंट पे नहीं करा तो ये एक तरह का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो कंपलसरी नहीं होता है, जो तभी पे किया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे। जैसे ऑनर है तो ऑनर को मिलने वाली सैलरी, अब अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो तो सैलरी कैसे मिलेगी, ऑनर तो काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में हमने दोनों वर्ड ये क्लियर करे भी हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये इन दोनों में से क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो आपका आंसर आ गया होगा कि इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए देना कंपलसरी है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हर डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सारा डिबेंचर का हमारा मीनिंग, कंप्लीट डिस्कशन। अगली क्लास में हम डिबेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस को डिटेल में कवर करेंगे।